A very good morning to all of you. And now I'll be starting up with software engineering. And that is in software engineering, we will be doing a new unit that is unit 4. And this unit is programming tools and standards. Programming tools और standards जो है वो हम लोगों को करना है, शुरू करना है. और इसमें जो सबसे पहले जो चीज़ है वो जो हमें पढ़नी है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि किस तरीके के लैंग्वेजेस होते हैं और किस तरीके के लैंग्वेजेस को प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कहा जाता है. बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसलिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा समय इसमें नहीं देंगे. एनीवेज, विल बी स्टार्टिंग अप. सो लेट्स स्टार्ट. आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन. ये देखिए, आप लोगों को मैंने शेयर कर दिया है स्क्रीन. ये देखिए, शेयर कर दिया है मैंने आपको स्क्रीन. ये वी राजा रमन की बुक से लिया है मैंने. तो ये जो है काफ़ी अच्छा इसमें दिया हुआ है. तो आई हैव गॉन फॉर सेवरल आर्टिकल्स. उसमें जो है मैंने देखा कि ये सबसे बढ़िया आपके लिए है. इसको मैं आपको शेयर भी कर दूंगा. तो सबसे पहली चीज़ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका कि ब्रीफ रिव्यू है. और इसमें जो है हम लोग ये पढ़ेंगे कि हाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स. किस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किस तरीके से अलग अलग किया गया है, किस तरीके से उसको अलग अलग डिफाइन किया गया है, कैसे हम लोगों के लिए वो ज़रूरत बना है. Programming languages for computers are developed with primary objective of facilitating a large number of persons to use computers without the need to know in detail the internal structure of a computer. तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे पास सामने चीज़ें दिख रही है वो क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर्स के लिए डेवलप किया गया. और उसका ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ताकि वो कई सारे लोगों का काम जो है वो खुद कर सके और बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानियों से बचा सके. इसके लिए जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का पिक्चर में आए और इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है डेवलप किए गए ताकि बहुत सारे काम जो हैं वो जल्दी से किया जा सके कंप्यूटर के माध्यम से. और आज के डेट में वही चीज़ें हो भी रही है. Languages are matched to the type of applications which are to be programmed using the language. तो लैंग्वेजेस जो हैं वो आज के जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं उससे मैच कराते हुए काम किया जाता है. तो लैंग्वेजेस जो हैं वो उससे मैच करा करके काम किया जाता है. का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जैसे कि आज अगर हमें कोई काम करना होगा, आज अगर मुझे चाहिए कि कोई भी आपका जो कंप्यूटर है उसमें किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे काम करना है, जैसे कि सिविल इंजीनियर्स लोग काम करते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह पे ध्यान देते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर, रोड का स्ट्रक्चर, ये सब बनाने में ध्यान देते हैं. तो उसके लिए सॉफ्टवेयर में एक अलग सॉफ्टवेयर आता है जिसमें कि वो काम कर सकते हैं. उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर बनाया गया है और उसमें जो है वो केवल और केवल बिल्डिंग स्ट्रक्चर, रोड कंस्ट्रक्शन, यही सब का काम उसमें देखने को मिलेगा आपको. तो ये एक अलग चीज है. वहीं पर अगर दूसरी तरफ हम लोग ध्यान दें तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसमें कि जो गेम्स हैं उसमें टोटल गेम्स की ही बातें होंगी. उसमें कई सारे गेम्स होंगे या फिर एक गेम होगा जो बहुत बड़ा गेम होगा जिसको कि 10 लोग मिलके खेल सकते हैं, 20 लोग मिलके खेल सकते हैं. कुछ स्टडी मटेरियल्स का सॉफ्टवेयर अलग होता है. कुछ मतलब अलग अलग फील्ड में अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बने पड़े हैं.
तो अलग अलग फील्ड में अलग अलग सॉफ्टवेयर इसलिए बनाए गए हैं या इसलिए जो है उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया है ताकि एक पर्टिकुलर काम सही से हो सके, है ना। तो दिस वाज द मेन आइडिया, और इसीलिए जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की डेवलपमेंट हुई, और इसीलिए जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है आज हर जगह हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद कर रहा है, ऑलमोस्ट हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। The ideal language would be one which expresses precisely the specification of a problem to be solved and converts it into a series of instructions for a computer. कहने का मतलब कि आपका जो स्पेसिफाइड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए और आपके सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के माध्यम से एग्जीक्यूट करने में हमारा प्रोग्राम सक्षम होता है। It is not possible to achieve this ideal as clear as a specification of a problem is to be, is not often available, and developing algorithm and specifications subject knowledge। मतलब कि ये है कि जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस ये होता है कि एक लार्ज नंबर ऑफ जो लैंग्वेजेस हैं उसमें से कौन स्पेसिफिक है वो हमें तय करना होता है कि किस तरीके से हम कौन सा लैंग्वेज को इस्तेमाल करें। जैसे वेब डेवलपमेंट के लिए हम लोग HTML, PHP ये सब का प्रयोग करते हैं, है ना। कहीं पर विजुअल बेसिक का इस्तेमाल होता है, कहीं पर जावा का इस्तेमाल होता है। तो ये सब हम लोग जानते हैं कि कौन सा डिफरेंट लैंग्वेज किस चीज के लिए उपयुक्त होगा और उसी के अनुसार हम लोग उसमें काम करते हैं। तो दिस इज द मेन आइडिया that how the people are able to solve their problems with the different programming languages with the help of computers। तो ये सबसे बड़ी बात है। नेक्स्ट जो आपका है वो है क्या, असेंबली लैंग्वेज। तो ये कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनके बारे में हमें जानना है। तो ये सबसे पहले है असेंबली लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज बहुत पहले का लैंग्वेज है जो कि 8085 और 8086 के रूप में हमें मिला, जिसको कि माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। खैर एनीवेज, असेंबली लैंग्वेज है क्या? असेंबली लैंग्वेज जो है कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डायरेक्टली हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में सक्षम होता है। और जो हमारा लो लेवल लैंग्वेज है वो डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज से नहीं बनता, उसके बीच में असेंबली लेवल लैंग्वेज होते हैं। और असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है वो क्या करता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज बेसिकली आपके जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करता है असेंबलर के द्वारा, है ना। और असेंबलर के द्वारा ट्रांसलेट करता है और उसको फिर लो लेवल लैंग्वेज मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज या मशीन कोड्स में परिवर्तित करता है और उसको फिर आपके सामने प्रेजेंट करता है। ठीक है। तो यहाँ पर इन एन असेंबली लैंग्वेज नेमोनिक्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑपरेशंस। नेमोनिक्स मतलब सिंबल्स, सिंबल्स आर यूज्ड। अब जैसे कि सिंबल्स हम लोग जानते हैं कि असेंबली लेवल लैंग्वेज में जो सिंबल्स यूज होते हैं वो एडिशन के लिए ऐड, सब्सट्रैक्शन के लिए SUB सब, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL, डिवीजन के लिए DIV, या फिर आपका जो अगर रजिस्टर्स ट्रांसफरेंस करना है उसके लिए मूव MOV। तो ऐसे कई सारे इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं जिसको कि हम लोग यूज करते हैं। जंप के लिए JMP, है ना। तो इस तरह के कई सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो मौजूद हैं। तो यहाँ पे वही चीजों की बातें की गई है। यहाँ पे देखिएगा कि ये है कि इन एन असेंबली लेवल लैंग्वेज नेमोनिक्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर एंड स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर्स टू रिप्रेजेंट एड्रेस ऑफ लोकेशंस। तो ये जो है बेसिकली किस लिए बनाया गया, ताकि डिफरेंट एड्रेसेस और डिफरेंट लोकेशंस को हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज के माध्यम से कंप्यूटर को समझा सके कि हमें क्या जरूरत है और क्या जरूरत नहीं है। तो जहां पर भी लोकेशंस हैं, जहां पर भी कुछ चीजें स्टोर करनी है, वो चीजें जो है हमें इसके माध्यम से देखने को मिलती हैं। Thus the language is matched to a particular computer's processor। तो जो लैंग्वेज है वो क्या होता है, उसको मैच किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर प्रोसेसर के द्वारा।
स्ट्रक्चर के द्वारा एंड दस मशीन डिपेंडेंट। इसीलिए जो है हम लोग का जो लैंग्वेज है ये क्या है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेजेस है ना। A translator called assembler translates a program written in assembly level language to a set of machine instructions which can be executed by a computer। तो ये जो मैंने आपको जो बताया कि ट्रांसलेटर क्या होता है, ट्रांसलेटर जो है बेसिकली इट इज कॉल्ड एन असेंबलर विच ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लेवल लैंग्वेज। जो कि आपका जो है असेंबली लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता है उसको जो है वो ट्रांसलेट करने में सक्षम होता है, और ट्रांसलेट करने के बाद जो है उसको मशीन इंस्ट्रक्शंस में परिवर्तित कर देता है, और उसके बाद ताकि कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर सके। Nowadays, programs are written in assembly language only in applications which are cost sensitive और time critical। तो आजकल के डेट में भी हम लोग जो है असेंबली लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं, जिसमें कि एप्लीकेशन बेस्ड लैंग्वेजेस कई सारे होते हैं, उसमें हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। A cost sensitive application is one in which microprocessors are used to enhance the functionality of consumer items। तो कई सारे ऐसे कॉस्ट सेंसिटिव एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है, जिसमें कि फंक्शनैलिटी को एनहांस किया जा सकता है कंज्यूमर के लिए। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए जिसमें कि कंज्यूमर्स जो है उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो उसमें जो है आपका वो कई सारे असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। जैसे कि आज के डेट में आप जब बाहर हैं और घर में एसी ऑन करना है, तो उसके लिए हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज का असेंबली लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ये काम हो सकता है। मशीन वॉशिंग मशीन है, उसमें कपड़े धुलने हैं, तो उसके लिए जो प्रोग्राम यूज होता है वो असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम यूज होता है, जो कि बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े प्रोग्राम्स नहीं होते हैं। इसीलिए जो है उसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, फंक्शनैलिटी टू द कंज्यूमर्स आइटम्स सच एज वॉशिंग मशीन एंड म्यूजिक सिस्टम्स। कुछ म्यूजिक सिस्टम्स वगैरह में आप देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलता है, तो वो सब म्यूजिक सिस्टम जो है वो असेंबली लेवल लैंग्वेज को ही हम लोग के द्वारा हम लोग कर पाते हैं। In these cases, the program is stored in read-only memory and its size is small. Thus, the code optimization is important. तो ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काफ़ी छोटे होते हैं साइज में, और इसीलिए इसमें प्रोग्रामिंग में जो है आपका थोड़ा सा आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन जो है इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज। पहले था असेंबली लेवल लैंग्वेज, अब नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? बेसिकली आप लोग ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, बस वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट। इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। ड्यूरिंग द evolution of computers till about 1955 computers were slow and small। तो जब जब कंप्यूटर जब पहले यूज होता था, तो हम लोगों के पास जो कंप्यूटर थे उसमें जो हम लोग यूज करते थे पहले, तो 1955 तक जो कंप्यूटर्स यूज हुए हैं वो बहुत ही स्लो और बहुत ही स्मॉल इन मेमोरी होते थे, और इसमें जो है प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्ले करता था, काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ करता था। एंड असेंबली लैंग्वेज वाज डोमिनेंट। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो होता था लेकिन असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है वो डोमिनेंट हुआ करता था। डोमिनेंट कहने का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट कहने का मतलब कि असेंबली लेवल लैंग्वेज ही से सारा काम किया जाता था, और असेंबली लैंग्वेज काफ़ी हावी हुआ करता था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर। Thus, programming efficiency was very important and assembly level language was dominant. ठीक है? With improvements in technology, computers were designed with larger memory capacity। जब थोड़ा सा हम लोग एडवांस लेवल पे आए, तो टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट हुई, और उसके बाद जो है कंप्यूटर्स जो है वो इस तरीके के डिज़ाइन किए गए कि उसमें मेमोरी ज़्यादा होने लगा, कैपेसिटी मेमोरी की बढ़ गई, और हम लोग जो है ज़्यादा हायर स्पीड पर काम करने लगे। तो दिस वाज द मेन आइडिया कि हम लोगों का कंप्यूटर का यूजर्स जो है वो बढ़ गए।
The tremendous potential of computer applications in diverse areas were foreseen. काफी सारे फील्ड्स में, अलग अलग फील्ड्स में कंप्यूटर के प्रयोग होने लगे, which was concerned primarily with appropriate algorithms, और कुछ algorithms को अप्लाई करते हुए हम लोगों ने ये सारा काम करना शुरू कर दिया। तो ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में एक और चीज़ें हैं कि कुछ जो एल्गोरिदम्स इसमें बनाए गए, वो कुछ एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो नोटेशंस के रूप में आपके कोड्स को सिंपल रखने के और नोटेशंस के रूप में उसको इस्तेमाल करने के लिए होते हैं। जैसे द नोटेशंस शुड आल्सो मैच द टाइप ऑफ एल्गोरिदम। तो जो नोटेशंस हैं वो कुछ ऐसे नोटेशंस हैं जिसमें कि टाइप ऑफ एल्गोरिदम के हिसाब से जो है हम लोग के पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनने लगे। और उसके बाद जो अरिथमेटिक और लॉजिकल, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल जो फंक्शनैलिटी है वो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में बढ़ गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, सच नोटेशंस टू एक्सप्रेस एल्गोरिथम्स आर नोन एज हाई लेवल। तो इस तरीके के नोटेशंस जिसमें कि फाइल्स फॉर्मेटिंग, अब आप देखिएगा कि जो विंडोज आए हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग फाइल को रख सकते हैं, फोल्डर्स बना के रख सकते हैं, एक फोल्डर में डिफरेंट फाइल्स को रख सकते हैं। तो कुछ जो हमारी यूजेस हैं, जो यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर को इतना बना दिया गया है कि आप अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को एक ही फोल्डर में या अलग अलग फोल्डर में भी रख सकते हैं, जिसके कारण जो है आपका प्रॉब्लम जो है काफ़ी सॉल्व हो जाता है। और कई सारे ऐसे फॉर्मेटिंग या प्रिंटिंग, उसी से प्रिंट भी कर सकते हैं हम लोग। तो कई सारे ऐसे फंक्शनैलिटीज अब आ चुके हैं जो कि केवल और केवल हाई लेवल लैंग्वेज से ही पॉसिबल हो पाता, मशीन लेवल लैंग्वेज से पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ऐसे एक्सप्रेशंस जो हैं, एल्गोरिदम्स जो हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए ही बने हैं, और इन्हीं को जो है हम लोग मशीन डिपेंडेंट या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जो है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं, इसको क्या किया गया, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया प्रोसीजरल लैंग्वेज और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस विच एक्सप्रेस अ स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम written to solve a problem are known as procedural language। तो procedural language क्या होता है, लैंग्वेजेस, ऐसे लैंग्वेजेस जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम को अप्लाई करते हुए हम लोग प्रोग्राम करते हैं, उसको जो है हम लोग प्रोसीजरल लैंग्वेज कहते हैं। जैसे आपका सी, सी प्लस प्लस, ये सब आपके प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं। तो लैंग्वेजेस विच एक्सप्रेस स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम, ये याद रखने वाली बात है, थोड़ा सा आप लोग इसमें ध्यान देंगे कि लैंग्वेजेस which expresses a step-by-step algorithm written to solve a problem are known as procedural language। ठीक है। Whereas यहाँ पर देखिएगा दूसरा आपका नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होता है, whereas those which expresses the specifications of a program to be solved are known as नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो वैसे लैंग्वेजेस जो कि स्पेसिफाई करते हैं कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रोग्राम को स्पेसिफिकली, है ना, whereas those which expresses specifications of a program to be solved are known as non procedural। तो कई सारे स्पेसिफिक प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जिसको कि नॉन प्रोसीजरल प्रोग्राम्स कहते हैं, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज कहते हैं। हालांकि नॉन प्रोसीजरल और प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ऐसे फीचर्स पढ़ेंगे जिससे कि पता चल जाएगा हमें कि प्रोसीजरल क्या है, नॉन प्रोसीजरल क्या है। यहाँ पे देखिएगा जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है वो क्या है, आपका प्रोसीजरल लैंग्वेज है, प्रोसीजरल लैंग्वेज हैव फैसिलिटी टू, पहला स्पेसिफाई डेटा एलिमेंट्स सच एज। प्रोसीजरल लैंग्वेज में क्या होता है, डेटा एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करने की जगह होती है कि कोई भी एलिमेंट जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या होगा, इंटीजर होगा, बुलियन होगा, कैरेक्टर होगा,
डेटा स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका एरे होगा, मैट्रिसेस होगा। तो ये सब चीज जैसे हम लोग सी में पढ़े थे, तो ये क्या है, प्रोसीजर लैंग्वेज, राइट। वहीं पर अगर हम लोग देखें तो ये आपको देखने को मिलेगा कि जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स वगैरह जो यूज होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जिसमें हैं, जैसे इफ एल्स हो गया आपका, कुछ फॉर लूप हो गया आपका, मतलब जो कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर्स हैं, डू वाइल हो गए। देखिए, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स टू सीक्वेंस ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म, and if then else structure is necessarily to allow program to follow different sequences of statements based on testing a condition. For example, the following statements, जैसे अब देखिए यहाँ पे, if a is greater than b then x is equal to y plus z। तो ये एक क्या है, ये इफ स्टेटमेंट है जो कि कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आता है, तो ये प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर आएगा, ठीक है। उसी में देखिएगा आगे, p इज इक्वल टू क्यू प्लस टी एल्स x इज इक्वल टू वाई माइनस जेड, p इज इक्वल टू क्यू इंटू टी एंड if। तो ये जो आपका कमांड्स हैं, ये क्या है, ये कमांड्स जो है वो इफ स्टेटमेंट पे डिपेंडेंट है। द कमांड्स दैट द स्टेटमेंट्स x is equal to y plus z, p is equal to q plus t are to be executed only if a is greater than b। यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं, ये तभी होगा जब a greater than b होगा, और अगर ये ट्रू नहीं हुआ तब क्या होगा, इफ a greater than b is false, तब क्या होगा, x is equal to y minus z and p is equal to q multiplied by t are executed। तो ये कंट्रोल कर रहा है प्रोग्राम को, है ना। कुछ रेपिटेशन स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि लूपिंग, डू वाइल, वाइल एंड वाइल, तो ये सब जो है क्या होता है, ये सब आपके प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के पार्ट हैं, है ना। Procedural languages are designed using a set of syntax rules which precisely specify the words of the languages and how they may be combined legally। किस तरीके से वो कंबाइन किए जाएंगे, किस तरीके से उसको लिया जाएगा, वो सब सारी चीजें इसमें प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में यूज होती हैं। The rules of syntaxes are specified using a notation called Bacchus। तो ये जो है हम लोग कुछ रूल्स हैं जो इसमें स्पेसिफाई किए जाते हैं। तो दोज रूल्स आर टू बी स्पेसिफाइड कॉल्ड बैकस, जो कि आपका नॉर्मल फॉर्म में होता है बीएनएफ में, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। बायस नॉर्मल फॉर्म याद होगा आप लोगों को, वो जो कि हम लोगों ने डेटाबेस में पढ़ा था, ठीक है, Bayes normal form। These rules are similar to the ones used by the great Sanskrit grammarian Panini। तो ये कुछ ऐसे लैंग्वेजेस थे जो कि थोड़ा मैच करते हैं संस्कृत के ग्रामीनियन पानिनी के द्वारा। आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा संस्कृत तो पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन अगर बुक्स में कह रहे हैं तो होगा। तो उसी में हम लोग जगह करते थे इस तरीके का काम कि जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल नेम है, उसका क्या लेटर होगा, वेरिएबल नेम के लिए किस तरीके का डिजिट लेंगे, नंबर लेंगे, क्या लेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें डिफाइन कर दी गई जाती थी। तो ये सारी चीज़ें उसमें थी, है ना। वेरिएबल नेम, वेरिएबल का ये बिसाइड्स रूल्स, और कुछ ऐसे यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं, मैं इसको आपको भेज दूंगा, इसको आप लोग कृपया करके पढ़ लीजिएगा। और कुछ क्लासिफिकेशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, एसोसिएटेड विथ ईच हाई लेवल लैंग्वेज इज एन एलाबोरेट कंप्यूटर प्रोग्राम which translates into the machine language of the computer in which it is to be executed। तो यहाँ पर जो है ये दिखाया गया है, there are two types of translators बताया गया है। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका
जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसको कि ट्रांसलेट किया जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेट कौन करता है, तो दो ट्रांसलेटर होते हैं, दो टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं। वन ऑफ देम टेक्स द स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। तो एक जो है हाई लेवल लैंग्वेज को लेता है और ट्रांसलेट करता है, इमीडिएटली ट्रांसलेट करता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, जिसको कि हम लोग जानते हैं कि इंटरप्रेटर कहा जाता है ना। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन इज डन बाय इंटरप्रेटर। देखिए यहाँ वही चीज लिखा हुआ है, वन ऑफ देम takes each statement of the high level language, translates it immediately, executes it, translates it and immediately executes it. This is called interpreter. Interpreters are easy to write but translates program execution is slow. ठीक है। दूसरा जो है आपका जो यूज होता है, द अदर अप्रोच इज टू स्कैन द होल प्रोग्राम, जिसको कंपाइलर हम लोग कहते हैं, है ना। द अदर यहाँ पे दोनों चीजें दी गई है। तो द अदर अप्रोच इज टू स्कैन द होल प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट it into an equivalent machine level language program, such as a translator is called a compiler. Compiler is a complex program, but the compiled machine code takes lesser time to execute the compare program. तो ये कंपाइलर में कुछ कम समय लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को इतना कुछ समझ में आया होगा। कुछ भी ज़्यादा चीज़ें हम लोग नहीं पढ़े हैं, वही चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, हम लोगों को पता है। तो आई विल बी कंटिन्यूइंग इट फर्दर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।